Next case is very important, hydrolysis of ethyl acetate. Fine. Ethyl acetate when hydrolyzed in acidic medium converted into acetic acid and ethyl alcohol, right? तो ये जो रिएक्शन है इसमें H plus ion is present as catalyst. Fine. H plus ion इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं. तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कि आपने इथाइल एसिटेट सोल्यूशन लिया और उसमें फ्यू ड्रॉप्स आपने किसी एसिड के, जैसे मान लीजिए HCl के, ऐड कर दिए और इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को हम मेजर करेंगे. राइट. अब ये जो रिएक्शन परफॉर्म होगा उसमें हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH. तो ये H plus ion एज ए कैटलिस्ट है, रिमेंबर. तो इस केस में हम रिएक्शन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH, हम NaOH की टर्म्स में इसको स्टडी करें. फाइन. अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं A. वाटर यहां पर हम एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, मींस इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी. जैसे आप वाटर की जानते हैं 55.55 मोल पर लीटर होती है. तो ये यहां पर एज ए सॉल्वेंट रहेगा जिसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इफेक्टिवली चेंज नहीं होगी. राइट. मींस प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट. और इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन CH3COOH और C2H5OH क्या है? 0. कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t सपोज कम होकर A-X हो गया, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा. तो ये XX एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से, मतलब जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये एक्सिस में रहेगा और इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? A. पहले इस केस में ये ध्यान रखें कि हम ये जो H plus ion यूज कर रहे हैं वो कैटलिस्ट है. मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत माइनर अमाउंट में कुछ HCl वगैरह मिला दिया इसमें, तो उससे एसिडिक मीडियम में जनरेट भी हो गया, रिएक्शन हो गई. आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का एक जो प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, ये इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा. तो ये प्रोड्यूस अगर होगा तो ये भी खुद H plus ion का सोर्स है. सो एसिटिक एसिड विल आल्सो प्रोवाइड H plus ion. आप जानते हैं जब ये कंज्यूम होगा तो इसके जितने भी मोल पर लीटर प्रोड्यूस होंगे वो NaOH से कंज्यूम होंगे, तो NaOH का वॉल्यूम ज्यादा कंज्यूम होगा. तो इस टाइट्रेशन में हम NaOH के साथ में इथाइल एसिड के सॉल्यूशन की टाइट्रेशन करेंगे 3 बार, इनिशियली, आफ्टर टाइम t और आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो इसको भी हम समझेंगे रिएक्शन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH. फाइन. अब इसमें पहले एक बेसिक पार्ट देखिए कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, सपोज मैं इसको K लिख रहा हूं या KR कर दूं, K1 कर दूं, जो ठीक लगे आपको. K1 सपोज कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 raised to the power X and other reactant is water, तो इसको आप लिखेंगे H2O raised to the power Y. अब जब हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये जब एक्सिस में रहेगा तो व्हेन H2O इज ए लार्ज एक्सिस, जैसे मान लीजिए कि आप इसके अगर 0.01 मोल यूज कर रहे हैं और इसके मोल सपोज 10 यूज कर रहे हैं और आपने दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया. फाइन. तो जब फिनिश हो जाएगा तब भी इसके 9.99 मोल्स रिएक्शन के एंड में रहेंगे. मींस प्रैक्टिकली इसी कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा. तो जब हम वाटर को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो उस सिचुएशन में ये X का वैल्यू 1 आता है, ये Y का वैल्यू आप कितना इथाइल एसिड कंसंट्रेशन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट एक्सिस में एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो एनसीईआरटी बुक में प्रोवाइडेड है कि Y का वैल्यू कितना होता है? 1. तो हम K1 और H2L इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे K. तो ये हो जाएगा K CH3 COO C2H5. फाइन. एंड वेयर
K is equal to K1 into concentration of H2. फाइन। अब ध्यान रखें, ये रिएक्शन का ऑर्डर XY इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इथाइल एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा लेते हैं। तो आपका जो केस है IIT के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से, उसमें वाटर सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, एक्सिस में रहेगा ये, तो X और Y की वैल्यू 1 आती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा फाइनली वो है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। मींस जैसा मैंने आपको सिखाया था, ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग पहले ही बताया था कि ये स्यूडो वर्ड आने का मतलब होता है रिएक्शन का ऑर्डर उस स्पेसिफिक कंडीशन में है जब कोई और रिएक्टेंट आपका एक्सिस में है। जैसे यहां देखिए 2 रिएक्टेंट है आपके, तो वाटर एक्सिस में है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, y की वैल्यू 1 है और x की भी वैल्यू 1 है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन। और ये K1 जो है ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जब आप वाटर को एक्सिस में ले लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जब ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। आप जानते हैं वाटर की, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1000/18 मींस 55.55। तो आप ये K1 और 55.55 से K की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर आपसे K1 की वैल्यू एग्जामिनर इंटरप्रेट कराएगा तो हो जाएगा K डिवाइड बाय 55.55। ये जो K अब आ रहा है इस केस में, नाउ इन दिस केस कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन। मींस जो K1 था वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ये x y की वैल्यू क्या आएंगी उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा केस है उसमें हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक्सिस में ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करने से मालूम होता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है। किसके रेस्पेक्ट में? इथाइल एसिड के रेस्पेक्ट में। तो x और y की वैल्यू 1 और हमने 2 कांस्टेंट K1 और H2L की जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट बना दिया K, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन। अगर हम A की टर्म्स में बात करते हैं, A माइनस के टर्म्स में, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि K इज इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। दिस K is called rate constant of pseudo first order reaction. But here we are measuring progress of reaction in terms of volume of NaOH. तो ये NaOH का रोल क्या है अब देखते हैं। इसमें आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी होगी, जैसे हमने H2O के सॉल्यूशन की KMnO4 के साथ में की थी। तो NaOH एक बेस है, वो इस रिएक्शन में प्रेजेंट H+N से रिएक्ट करेगा या एसिड से रिएक्ट करेगा, ऐसे बोल लीजिए आप। तो कॉन्सेप्ट यहां लगेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और बेस NaOH जो भी आप बनाएंगे, मान लीजिए इसकी नॉर्मलिटी आपने N2 ली तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे आप ब्यूरेट में NaOH को भर देंगे उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ओके, इसका जो वॉल्यूम V होगा ये हम मेजर करेंगे टाइम के हिसाब से। मैं इसको भी सिंपल V मान रहा हूं, मान लीजिए टाइम के हिसाब से इसकी जो वैल्यूज है, मैं एक बार इसको V0, एक बार V1, एक बार V इनफिनाइट लिखूंगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से एसिड के जो सोर्स हैं जिससे भी H+N आएगा उसकी नॉर्मलिटी को अगर मैं N मानता हूं, सपोज N1, और इसके वॉल्यूम को मैं क्या मानता हूं? V1। तो इस केस में आपके पास V1 को आप कांस्टेंट कर सकते हैं, आप सैंपल की साइज को हमेशा सेम रखें। तो उस सिचुएशन में नॉर्मलिटी जो H+Ion की है या एसिडिक सोर्स की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? वॉल्यूम के। सो वी कैन से N1 इज प्रोपोर्शनल टू V। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझेंगे। दूसरा, आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन में H+N
का एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 1 मोल H प्लस एन 1 मोल OH माइनस रेट करके 1 मोल वाटर बनाता है, या ऐसे बोल लीजिए 1 मोल HCl 1 मोल NaOH रेट करके 1 मोल NaCl वाटर बनाता है। तो मोनोप्रोटिक एसिड बेस का एन फैक्टर वैसे भी 1 होता है, तो आप इसको नॉर्मिटी लिखें या मोलारिटी लिखें, हाल फिलहाल यहाँ पर एक ही बात है। फाइन, अब देखिए कॉन्सेप्ट हमारा K इज इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं सर सीधा सीधा H प्लस एन की कंसंट्रेशन को बेस के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल करता जाऊंगा। फाइन, अब हम क्या करेंगे, 3 सैंपल बनाएंगे, या पहले ऐसे बोलिए, आपने मान लीजिए एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया इथाइल एसीटेट का, और इस इथाइल एसीटेट का कुछ आपने वॉल्यूम बना लिया, सपोज करिए 150 ml। तो उस 150 ml के अब आप 3 पार्ट कर दें 50-50 ml के, तो उन तीनों में H प्लस आयन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा H प्लस आयन हमने इसमें ऐड कर दिया, जो एज ए कैटलिस्ट इसमें रोल प्ले करता है। फाइन, अब हम इसके 3 सैंपल या इसके 3 पार्ट कर देंगे इक्वल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है। तो अब रिएक्शन की प्रोग्रेस को देखिए हम कैसे मेजर करते हैं। वॉल्यूम सेम हो गया, ओके। अब आप आराम से देखिए इस केस में कि इनिशियली इथाइल एसिड, ये H प्लस आयन का सोर्स है नहीं इफेक्टिवली, ये H प्लस आयन जो आप एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो आपके तीनों सैंपल में इक्वली डिवाइड हो गया। तो इनिशियली जब आप NaOH से इसकी रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, तो ये NaOH से जब रिएक्ट करेगा कौन, H प्लस आयन, तो उन दोनों के मिलिक्यूलेंट्स बराबर होंगे। जो NaOH का यूज होगा वो केवल इस H प्लस आयन से रिएक्ट करने में कंज्यूम हो रहा है या यूज हो रहा है। फाइन, अब देखिए V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। फाइन, V नॉट क्या है अभी मैं बोल रहा हूं, फिर मैं लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड व्हेन रिएक्टेड विद इनिशियल और फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो V नॉट जो वॉल्यूम है आपका NaOH का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो आपके फर्स्ट सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या फर्स्ट स्टेप का हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। हमने इनिशियल सॉल्यूशन इथाइल एसिड का लिया, उसके 3 पार्ट कर दिए और एक पार्ट को हमने NaOH से रिएक्ट कर दिया। तो उस समय इथाइल एसिडिक कंसेंट्रेशन A थी, H प्लस आयन जितना भी था मैंने बोला इक्वली तीनों सैंपल में डिवाइडेड है, तो ये केवल H प्लस आयन से कंज्यूम होने में NaOH यूज होगा, बाकी कोई और एसिड है नहीं, ये बना ही नहीं अभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आप सैंपल नंबर 2 को यूज करेंगे। इसमें भी H प्लस आयन होगा जैसे पहले वाले फर्स्ट सैंपल में था या थर्ड में भी है। अब मान लीजिए NaOH का वॉल्यूम Vt यूज हुआ है, तो Vt इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस, आप देखें एसिटिक एसिड भी प्रोड्यूस हो गया है, कब, आफ्टर टाइम t। क्या कंसेंट्रेशन है इसकी, X। तो इसका मतलब अब NaOH आफ्टर टाइम t जब आप इसका टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो H प्लस आयन जो इनिशियली एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट था, उसके अलावा वो एसिडिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा। फाइन, तो इसका वॉल्यूम Vt डेफिनेटली V नॉट की वैल्यू से ज्यादा आएगा, और एसिटिक एसिड क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, बिकॉज एसिटिक एसिड इज प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम you will get maximum value of acetic acid is A. Fine. So third experiment, जब हम थर्ड सैंपल को यूज करेंगे, तो V इंफिनिटी, इसके वॉल्यूम को मैं मान रहा हूं, so V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड A। तो आपके पास V नॉट, Vt और V इंफिनिटी की वैल्यू आएंगे। फाइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनिशियली केवल आपके पास सैंपल में H प्लस आयन था एसिडिक सोर्स जो आपने एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। सेकंड केस में H प्लस आयन के अलावा अब एसिडिक एसिड भी प्रेजेंट है रिएक्ट करने के लिए, और थर्ड सैंपल को जब रिएक्ट कराएंगे तो उस समय H प्लस आयन और एसिडिक एसिड इंक्रीज होकर क्या हो गया, A। तो जैसे जैसे आप रिएक्शन की प्रोग्रेस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये NaOH का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मीन्स वेयर V इंफिनिटी
इज ग्रेटर देन Vt एंड Vt इज ग्रेटर देन V नॉट। तो आपको वॉल्यूम की टर्म्स में रिएक्शन की प्रोग्रेस को लिखना आना चाहिए। आराम से देखें, A इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, ये H प्लस एन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली A माइनस एक्स, मुझे A माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट है, आप चाहें तो x इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, मीन्स x इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V नॉट, या आप अगर A माइनस एक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं डायरेक्ट तो A माइनस एक्स V इंफिनिटी माइनस माइनस Vt, फाइन। सो A माइनस एक्स हम इन दोनों रिलेशन से इंटरप्रेट कर लेंगे, तो A माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस Vt। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, K इज इक्वल टू 1/T ln V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस Vt। तो ये हमारा एक IIT एडवांस के हिसाब से एक अच्छा फॉर्मूला बन गया है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। सो K इज इक्वल टू 1/T ln V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस Vt। अब देखिए V नॉट, इस फॉर्मूले के बाद देखिए, वेयर V नॉट इज वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड व्हेन रिएक्टेड विद इनिशियल सॉल्यूशन और यू कैन से फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एसिटेट। मैं शॉर्टकट में इथाइल एसिटेट को ये लिख रहा हूं, फाइन। Vt वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड व्हेन रिएक्टेड विद solution of ethyl acetate after time t, fine। and V infinity जो कि आपका NaOH का मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH used when reacted with solution of ethyl acetate after long time। तो V infinity की वैल्यू Vt से और Vt की वैल्यू V नॉट से ज्यादा आएगी। इसका रीजन क्या है, आप जो टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें NaOH आपके कैटलिस्ट के अलावा एक प्रोडक्ट से रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से आपको V इंफिनिटी जो वैल्यू NaOH की मिलेगी वो रिएक्शन के एंड में मैक्सिमम मिलती है, फाइन। नेक्स्ट केस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका सुक्रोज होता है, राइट। तो इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन इनिशियली डेक्स्ट्रो होता है और रिएक्शन के एंड में ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाता है लिवो, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप लिख लें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। नाउ रिएक्शन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। इंटरेस्टिंग, अभी तक हमने रिएक्शन की प्रोग्रेस को कभी एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में नहीं लिया है, अब इस केस में हम लेंगे। उससे पहले आप आराम से देखें, ये सुक्रोज है, सुक्रोज को मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो नेचर में ये डेक्स्ट्रो होता है, राइट। ये रिएक्शन भी अगर आप बहुत माइनर अमाउंट में H प्लस ऐड कर दें एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज के फॉर्मूले सेम होते हैं, स्ट्रक्चर केवल डिफरेंट होता है। तो मान लीजिए मैं ग्लूकोज को G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो नेचर में डेक्स्ट्रो होता है और फ्रुक्टोज जो है ये नेचर में लिवो होता है, फाइन। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पास करता हूं और अगर सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है और अगर राइट हैंड साइड पर मुड़ जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। और अगर ये लेफ्ट साइड में चली जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवो। अगर हम बात करें एबिलिटी की कि कौन लाइट को ज्यादा रोटेट कर सकता है, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सेम कंसंट्रेशन रखते हुए अगर हम कंपैरिजन करें तो एंगल ऑफ रोटेशन को सपोज मैं अगर R से रिप्रेजेंट करता हूं तो फ्रुक्टोज सेम कंसंट्रेशन पर लाइट को सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में डाइवर्ट करता है, इसको बोलते हैं हम लीवो। ये सुक्रोज से ज्यादा होता है, सुक्रोज की एबिलिटी ग्लूकोज से ज्यादा होती है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है। तीनों की एबिलिटी मैंने आपको क्या बताया, सेम कंसंट्रेशन पर, मींस जैसे मान लीजिए आपने बीकर में
तीनों के अलग अलग 0.1, 0.1 एम, 0.1 एम सोल्यूशन बनाए और उसमें से अगर लाइट को पास करेंगे तो सबसे ज्यादा लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी फ्रुक्टोज की है, देन सुक्रोज एंड लास्ट ग्लूकोज। तो उसी की वजह से क्या होता है कि इनिशियली इसके डेक्स्ट्रो होने की वजह से लाइट पहले आपकी राइट हैंड साइड पर जाएगी क्योंकि डेक्स्ट्रो है, ये इनिशियली दोनों जीरो हैं। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी ए से कम होकर ए माइनस एक्स हो जाएगा। वाटर एज यूजुअल जैसे इससे पहले केस में था एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से एक्स एक्स हो जाएगी और कंसंट्रेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जीरो हो जाएगी। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए और ए। देखिए रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी उसके कुछ देर बाद जब ये दोनों की कंसंट्रेशन एक्स एक्स आ जाएगी तो सेम कंसंट्रेशन पर ये लाइट को राइट साइड में ले जाने की ट्राई करेगा और लेफ्ट साइड में, बट इसकी एबिलिटी सेम कंसंट्रेशन पर ज्यादा होने की वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा डेक्स्ट्रो लीवो, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आएगा स्लाइडली लीवो, और ये फिर क्या है डेक्स्ट्रो स्लाइडली लीवो। तो उस कॉम्बिनेशन से डेक्स्ट्रो का एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। मीन्स एंगल जो लाइट है आपकी जो पहले इनिशियली राइट साइड में जाएगी कुछ देर के बाद ये इस तरीके से एंगल चेंज हो जाएगा, फिर और एंगल चेंज होता है। क्यों चेंज हो रहा है, उसका रीजन है सुक्रोज कम हो रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इक्वली जब इंक्रीज होंगे तो हमेशा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल होने की वजह से और इसकी लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, लीवो। कौन से वाला, रिएक्शन के एंड में। और अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करूं आफ्टर टाइम टी तो ये स्लाइडली लीवो था और ये डेक्स्ट्रो, तो ये डेक्स्ट्रो का एंगल कम हो जाएगा और कुछ देर बाद, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे एंगल में चेंज आएगा और फ्रुक्टोज के कंटिन्यूसली इंक्रीज होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन जब मैक्सिमम हो जाएगी ए, कब होगी ये, जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपका सुक्रोज फिनिश, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और फ्रुक्टोज की सेम है लेकिन इसकी लाइट की रोटेट करने एबिलिटी से काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, लीवो। तो इसको एंगल को हम देख सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में कि सर जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे एंगल चेंज होगा और उस एंगल के चेंज को अगर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस से अटैच करें तो देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए इनिशियली मान लीजिए आप लाइट को पास कर रहे थे सॉल्यूशन में से और मान लेता हूं मैं इनिशियल एंगल आर नॉट है, फाइन, आर नॉट मैं लिख दूंगा बाद में, आर नॉट इज इनिशियल सॉल्यूशन जो भी आपका प्रेजेंट है उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी आफ्टर टाइम टी इसके एंगल में चेंज आ जाएगा। तो ये मान लीजिए RT1 है, RT2 ऐसे कुछ करते जाएं आप, तो मैं इसको RT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आफ्टर टाइम टी इसके कम होने की वजह से और इन दोनों के XX प्रोड्यूस होने की वजह से, और इनका क्या बताया मैंने, इन दोनों के सेम कंसंट्रेशन के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन लीवो रहता है और ये भी प्रेजेंट है। तो ये डेक्स्ट्रो और ये दोनों का क्या बोला मैंने, स्लाइडली लीवो कॉम्बिनेशन, तो उससे ये एंगल पहले से कम हो जाएगा और धीरे धीरे फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कम होगी, उसकी वजह से ये एंगल धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको RT1 RT2 कुछ भी बोलते जाएं, जैसे मान लीजिए RT1 RT2 चलेगा, तो धीरे धीरे एंगल में चेंज आएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब लाइट सीधी पास हो जाएगी। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने इसको सुना हुआ इस टर्म को, तो पोलरीमीटर ट्यूब से हम रीडिंग नोट करते हैं। तो पोलरीमीटर ट्यूब में अगर रीडिंग 0 आ रही है इसका मतलब लाइट स्ट्रेट पास हो रही है, तो इसका मतलब होता है एट दिस सिचुएशन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मींस वहां पर RT की वैल्यू क्या आएगी, 0, लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी। और आफ्टर सम टाइम, और इसके बाद अगर हम देखें धीरे धीरे ये एंगल चेंज होगा और ये राइट साइड में जाने लग गया, मतलब इधर क्या था डेक्स्ट्रो, इधर क्या होगा लीवो। तो ये मान लीजिए रिएक्शन के एंड में ये एंगल आपका R इंफिनिटी आ रहा है। क्या रहा है एंगल, R इंफिनिटी। तो R नॉट आपका इनिशियली सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन है, RT आफ्टर टाइम T है, और R इंफिनिटी जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी तो मैक्सिमम आपको जो एंगल में चेंज नजर आएगा वो रिएक्शन के एंड में नजर आएगा और फाइनल सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन है R इंफिनिटी। अब इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिए आप, इनिशियली एंगल R नॉट था सॉल्यूशन का, ठीक है, आफ्टर टाइम T सपोज करिए RT हो गया, और जब लाइट स्ट्रेट पास हो जाती है पोलरीमीटर ट्यूब में से तो उसकी रीडिंग RT क्या आती है, 0। तो RT की वैल्यू आप R नॉट से R इंफिनिटी के बीच में कोई भी डेटा आपके पास आ रहा है तो उनको आप RT1 RT2 RT3 बोल सकते हैं।
और रिएक्शन के एंड में एंगल ऑफ रोटेशन आपका आएगा आर इन्फिनिटी। तो इनिशियली सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो था, रिएक्शन के एंड में फाइनली सॉल्यूशन लिवो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है डेक्स्ट्रो से लिवो। आर नॉट आराम से नोट कर लें, इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस जब सुक्रोज की इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इफेक्टिवली नहीं हुआ था। फाइन, आफ्टर टाइम टी जब सुक्रोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो गई ए माइनस एक्स, उस समय सॉल्यूशन का एंगल आ रहा है आर टी, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर टाइम टी। और जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी तो मैक्सिमम जो एंगल आप ऑब्जर्व करेंगे वो है आर इन्फिनिटी, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा। तो ये नेगेटिव जाएगा जब एंगल दी जाएंगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर लॉन्ग टाइम। फाइन, अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी से और एक हम इक्वल साइन से। मतलब जब हमें डेटा तीनों के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब तीनों का एंगल ऑफ रोटेशन दिया जाएगा पर यूनिट कंसंट्रेशन या पर मोल, और वो नहीं देंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले इसी तरीके से बता रहा हूं। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि सुक्रोज जैसे जैसे हाइड्रोलाइज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे एंगल में चेंज आ रहा है। देखिए सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था तब भी एंगल आर नॉट था, मतलब इनिशियली रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले एंगल ऑलरेडी आपके पास आर नॉट है। फाइन, अब वो एंगल आर नॉट से चेंज होकर क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी, आर टी। फाइन, तो उसकी कंसंट्रेशन सुक्रोज कम होकर कितनी हो जाएगी ए माइनस एक्स। मीन सुक्रोज जैसे ही एक्स मोल पर लीटर कंज्यूम होगा एंगल में चेंज आ जाएगा। तो ये एंगल में चेंज टाइम के हिसाब से बढ़ता है, राइट। ये चेंज देखिए कुछ देर बाद ये हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को एंगल में चेंज की टर्म्स में समझ रहे हैं। तो आप बहुत बेसिक लेवल पे जाएं कि जैसे जैसे सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा वैसे वैसे एंगल में चेंज आएगा। Amount of sucrose hydrolyzed is directly proportional to change in angle. So x is proportional to change in angle RT minus R naught. Always remember, हम जब change लेते हैं तो वो दोनों जगह आपको एक जैसा लेना है, आफ्टर टाइम टी और आफ्टर लॉन्ग टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, मैं फाइनल माइनस इनिशियली ले रहा हूं। फाइन, सो x is proportional to RT minus R naught. क्यों? जब सुक्रोज x अमाउंट में हाइड्रोलाइज हो गया या x मोल पर लीटर हाइड्रोलाइज हो गया तो एंगल में चेंज कितना हो गया आर टी माइनस आर नॉट, और ये चेंज बढ़ता जाएगा रिएक्शन की प्रोग्रेस के साथ में। एंड मैक्सिमम चेंज इन एंगल ऑब्जर्व आफ्टर लॉन्ग टाइम मींस जब ये रिएक्शन फिनिश हो जाएगी तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताएं, a। तो व्हेन ऑल सुक्रोज हाइड्रोलाइज मैक्सिमम चेंज इन एंगल इज ऑब्जर्व। तो ये मैक्सिमम चेंज इन एंगल कब मिलेगा आपको, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी a। तो मैं इसको इधर लिख दूं, व्हेन ऑल सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज। फाइन, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने समझने के लिए a। सो a इज प्रोपोर्शनल टू r इंफिनिटी माइनस r नॉट। तो यहां से आपके पास a का रिलेशन आएगा कि a इज प्रोपोर्शनल टू r इंफिनिटी माइनस r नॉट। ये आप ऐसा बोल लीजिए कि सुक्रोज का आप जितना कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाएंगे रिएक्शन के एंड में आपको उतना मैक्सिमम चेंज देखना पड़ेगा। फाइन, तो ये आपके पास x आ गया और a आ गया। तो अब आप a माइनस एक्स की वैल्यू भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, आप आराम से देखें ये r इन्फिनिटी माइनस r नॉट है और ये आर टी माइनस आर नॉट है, तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। ठीक है, सो वी कैन राइट a माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। तो आप रिएक्शन की प्रोग्रेस को इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला है, देखिए ये रिएक्शन भी सही मायनों में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें भी वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, मींस एक्सिस में है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सुक्रोज के रेस्पेक्ट में, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो K इज इक्वल टू 1/T ln
A अपॉन A माइनस एक्स, ये सुक्रोज की इनिशियल और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन है। इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। सो K इज इक्वल टू 1/T ln, A का रिप्लेसमेंट दें आप, R इंफिनिटी माइनस R नॉट से डिवाइड बाय R इंफिनिटी माइनस RT। फाइन, तो आपके पास एक यूजफुल फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो रिएक्शन की प्रोग्रेस को आप मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, R नॉट, RT, R इंफिनिटी। आई थिंक क्लियर है एकदम आपको। तो ये हमारा एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व किया है। प्रॉब्लम एक डिफरेंट तरीके से एडवांस में और आ सकती है, मुश्किल है लेकिन फिर भी आ सकती है। वो क्या है कि वो एग्जामिनर तीनों सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन तीनों रिएजेंट के एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन या पर मोल देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए कंसंट्रेशन तीनों एक ही सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो ये एग्जामिनर की चॉइस होती है कि वो एंगल ऑफ रोटेशन पर मोल दे पर यूनिट कंसंट्रेशन। आपको न्यूमेरिकल एक ही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देख पाएंगे, उसमें हम इक्वलिटी से सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट इसी का देखिए, अगर आपको तीनों सब्सटेंसेस सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन या पर मोल दिए जाते हैं, राइट। सो RS एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सुक्रोज पर मोल और यूनिट कंसंट्रेशन, RG एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लूकोज पर मोल और पर यूनिट कंसंट्रेशन, सिमिलरली RF एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज सॉल्यूशन पर मोल और यूनिट कंसंट्रेशन। फाइन, तो इन तीनों को अब हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो ये तब है जब आपको तीनों के लिए डेटा या तीनों के डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइन, तो इनको कैसे लिंक करेंगे, देखिए इनिशियली आपके पास सॉल्यूशन में क्या था, केवल सुक्रोज, कंसंट्रेशन क्या थी A, ओके। सो इनिशियल एंगल R नॉट इज इक्वल टू, इनिशियल एंगल था, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सुक्रोज। इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर A मालूम है या इसको आप कंसंट्रेशन मान रहे हैं, दोनों में से कुछ भी एग्जामिनर दे देगा, आप आराम से सॉल्व करें। तो इसका इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन है RS इंटू इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली A है, या इनिशियल मोल से इधर रखेंगे तो भी चल जाएगा, प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि वैसे भी रेशो होता है A अपॉन A माइनस एक्स। तो रेशो होने की वजह से ये कंसंट्रेशन इनिशियल है तो ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ये इनिशियल मोल्स हैं तो ये मोल्स आफ्टर टाइम टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाइन, सो इनिशियली R नॉट जो एंगल आएगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सुक्रोज, तो ये है एंगल रोटेशन पर मोल और ये इसके मोल्स हो गए। RT, अब RT आप सोचिए किसके इक्वल होना चाहिए, RT जब देखेंगे तो वो है एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर टाइम t। उस समय सॉल्यूशन में तीनों प्रेजेंट हैं, कौन कौन, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसके मोल्स कम होकर A से क्या होगा A माइनस एक्स, इन दोनों के मोल्स क्या हो गए X। सो वी कैन राइट RS इंटू A माइनस एक्स प्लस X, और वी कैन राइट RG इंटू X प्लस RF इंटू एक्स। रिमेंबर ये RF का वैल्यू एग्जाम में नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लिव होता है नेचर में। फाइन, सिमिलरली R इंफिनिटी, अब आप आराम से सोचिए रिएक्शन के एंड में जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा R इंफिनिटी, उसके लिए तीनों पहले रेस्पॉन्सिबल थे, लेकिन अब R इंफिनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, दो। वो दोनों सब्सटेंस कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। रीजन इज वेरी सिंपल, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है X इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी A। तो इस केस में R इंफिनिटी में किसके इक्वल लिखूंगा, RG इंटू A प्लस RF इंटू A। तो आपके पास ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन आएंगे, R नॉट, RT, R इंफिनिटी। आराम से देखें तीनों इक्वेशन को वन बाय वन आराम से देखें, R नॉट, RT, R इंफिनिटी, इन तीनों से आप आराम से A और X का वैल्यू मिल जाएगा आपको इन रिलेशन से। तो आप यहां पे पुट करके K या T जो भी एग्जामिनर की डिमांड होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहें तो R नोट, RT, R इंफिनिटी की वैल्यू यहां रख दें, इन टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो वो A अपॉन A माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस रिलेशन से इसको ला सकते हैं, इसको चाहें तो इससे ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम अगर इक्वलिटी से सॉल्व करते हैं, मीन्स हम ये समझ पा रहे हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन में या लाइट को रोटेट करने में इनिशियली सुक्रोज का रोल है, आफ्टर टाइम टी तीनों का रोल है, और रिएक्शन के एंड में दोनों का रोल है। तो आप उस सिचुएशन में
फिर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइन, थैंक यू।